1987। पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बे में एक आदमी रहता था। नाम था उसका मोहम्मद इकबाल। वो वहां का एक आम आदमी था। चाय पीता, नमाज पढ़ता, बाजार से सब्जियां खरीदता। मोहल्ले में सभी उसे जानते थे। किसी को उस पर जरा भी शक नहीं था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। देर रात उसके घर के बाहर दस्तक हुई। दरवाजे पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 2 अफसर खड़े थे। उन्हें लगा था कि वो बस एक साधारण आदमी से पूछताछ करने आए हैं। मगर जैसे ही दरवाजा खुला, माहौल बदल गया। इकबाल की नजरें, उसका शांत चेहरा और हर हरकत, सब कुछ किसी प्रशिक्षित इंसान की तरह था। एक ही पल में उसने पूरा हिसाब लगा लिया। कौन कहां खड़ा है, कैसे निकलना है और कैसे सामने वाले को मात देनी है। तभी उन दोनों अफसरों को समझ आया, यह आदमी कोई आम पाकिस्तानी नहीं था। यह था रॉ का वो अंडरकवर एजेंट जिसने अकेले 6 साल तक पाकिस्तान के अंदर रहकर आईएसआई की नींद उड़ा दी थी। और यह है उसकी कहानी। 1962। चीन ने भारत को ऐसा धोखा दिया कि पूरा देश हिल गया था। 1965। पाकिस्तान ने कश्मीर में अपनी सेना घुसा दी और भारत की इंटेलिजेंस एक बार फिर असफल साबित हुई। तभी एक आदमी ने फैसला किया, अब और नहीं। वह आदमी था रामेश्वर नाथ काव, भारत का सबसे तेज और खतरनाक दिमाग रखने वाला अधिकारी। काव ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से एक सीधी बात कही, प्रधानमंत्री जी, भारत को ऐसी एजेंसी चाहिए जो दुश्मन के घर के अंदर बैठकर काम कर सके। 21 सितंबर 1968 को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की नींव रखी गई। इसका कोई आधिकारिक भवन नहीं था, कोई बोर्ड नहीं, कोई नाम नहीं। रॉ के एजेंट वो लोग होते हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती। यहां तक कि उनके अपने परिवार वाले भी नहीं जानते कि वे कहां हैं। और अगर वे दुश्मन की जमीन पर कभी पकड़े जाएं तो भारत कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वह उसका आदमी था। इसी रॉ ने एक दिन एक आदमी को चुना और उसे भेज दिया सीधे पाकिस्तान के दिल में। हम आज भी अपने उस एजेंट का असली नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि वह आज भी जिंदा है। इसलिए आज की इस कहानी में हम उसे अर्जुन कहेंगे। अर्जुन एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया था। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। पढ़ाई में वह औसत था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी खूबी थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वह किसी भी इंसान को सिर्फ 10 मिनट में समझ लेता था। जब एक इंटेलिजेंस अधिकारी ने उसका परीक्षण लिया तो अर्जुन को बिना सबटाइटल के एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल सुनाया गया। सिर्फ 3 दिन बाद उसने उर्दू में जवाब दिया। बिल्कुल सही लहजा, बिल्कुल सही व्याकरण। तब उस अधिकारी ने सिर्फ एक बात कही, यह लड़का आर्मी के लिए नहीं बना है। 2 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। उसकी नई पहचान थी मोहम्मद इकबाल, और उसका मिशन था पाकिस्तान के अंदर उन गुप्त नेटवर्क्स तक पहुंचना जो कश्मीर में आतंक फैलाने में शामिल थे। अर्जुन ने पाकिस्तान की जमीन पर अकेले कदम रखा। न कोई बैकअप था, न कोई इमरजेंसी नंबर, न कोई सुरक्षित ठिकाना। सिर्फ एक छोटा सा रेडियो ट्रांसमीटर था जिसका इस्तेमाल केवल तब करना था जब हालात बिल्कुल मजबूर कर दें, क्योंकि एक छोटा सा सिग्नल भी पकड़ा जा सकता था और एक सिग्नल का मतलब हो सकता था मौत। पहले 3 महीने सबसे कठिन थे। हर समय उसके मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता था, क्या कोई उसे देख रहा है? एक दिन एक स्थानीय आईएसआई अधिकारी चाय की दुकान पर आया। वह अर्जुन के बिल्कुल पास बैठ गया और बोला, भाई, नए लगते हो, कहां से आए हो? एक पल के लिए अर्जुन की धड़कन थम सी गई, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। अधिकारी ने करीब 15 सेकंड तक उसे गौर से देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। अर्जुन ने आराम से चाय की चुस्की ली। उसका हाथ तक नहीं कांपा। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने संबंध और भरोसा बनाना शुरू किया। उसने कपड़ों की एक छोटी सी दुकान खोली और बातचीत के बीच ही जानकारियां इकट्ठा होने लगी। 1 साल बाद मोहम्मद इकबाल उस कस्बे का एक जाना माना चेहरा बन चुका था। वह लोगों की मदद करता था, उनके झगड़ों में बीच बचाव करता था। धीरे धीरे उसकी पहुंच एक आदमी तक हुई, तारिक, जिसके बारे में सभी जानते थे कि उसका संबंध आईएसआई से है।
अर्जुन ने कभी तारिक से सीधे कोई काम नहीं मांगा। 6 महीने बाद तारिक ने खुद अर्जुन के पास आना शुरू कर दिया। अर्जुन जो जानकारियां इकट्ठा कर रहा था वे भारत की खुफिया एजेंसी के लिए बेहद कीमती थीं। आईएसआई के स्थानीय भर्ती करने वालों के नाम और वे रास्ते जिनसे हथियार भारत भेजे जा रहे थे। हर जानकारी गुप्त संदेशों के माध्यम से दिल्ली तक पहुंचती थी। लेकिन एक रात सब कुछ एक ही पल में खत्म हो सकता था। रात के 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर आईएसआई के 2 अधिकारी खड़े थे। अर्जुन ने सिर्फ 3 सेकंड में फैसला लिया। वे दोनों करीब 2 घंटे तक वहां रुके रहे। पूरे समय अर्जुन मुस्कुराता रहा, लेकिन जब वे चले गए तो अर्जुन चुपचाप दीवार के सहारे खड़ा हो गया और पहली बार उसके हाथ कांपे। उसी रात उसे एहसास हुआ मौत कभी भी आ सकती है। 3 साल बीत चुके थे। अब अर्जुन सिर्फ एक एजेंट नहीं था, वह पूरी तरह एक पाकिस्तानी जिंदगी जी रहा था। उसकी पहचान, उसका रहन सहन, उसकी आदतें, सब कुछ बदल चुका था। लेकिन इसी बीच उसके सामने एक बहुत बड़ा काम आया। भारत की खुफिया एजेंसी को खबर मिली कि पाकिस्तान एक बड़े ऑपरेशन की योजना बना रहा है। कश्मीर में एक साथ कई जगह धमाके करने की तैयारी। अर्जुन एक बात जानता था, अगर यह योजना नहीं रुकी तो हजारों जिंदगियां खत्म हो सकती थीं। लेकिन एक और सच भी था, अगर उसने ये जानकारी भेजी तो सिग्नल पकड़ा जा सकता था। और अगर सिग्नल पकड़ा गया तो अर्जुन की कहानी वहीं खत्म हो जाती। एक तरफ उसकी पूरी जिंदगी थी और दूसरी तरफ हजारों लोगों की जान। उसने अपनी जिंदगी एक पल्ले में रखी और हजारों लोगों की जिंदगी दूसरे पल्ले में। फिर उसने ट्रांसमीटर निकाला, पूरा संदेश भेज दिया। जानकारी सही जगह तक पहुंच गई और वह ऑपरेशन रोक दिया गया। वे धमाके कभी नहीं हुए। अगली सुबह उसकी दुकान नहीं खुली। उसने सीमा तक का सफर पैदल तय किया और जब वह भारत वापस लौटा तो उसके पास सिर्फ तन पर पहने कपड़े थे। बाकी सब कुछ, एक पूरी जिंदगी वह वहीं पीछे छोड़ आया था। जब अर्जुन दिल्ली वापस आया तो उसके हैंडलर ने सिर्फ इतना कहा, जो काम था वो पूरा हो गया। न कोई मेडल मिला, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, न कहीं उसका नाम लिया गया। क्योंकि रॉ के एजेंटों से हमेशा एक ही बात कही जाती है, अगर तुम अपना काम सही तरीके से करोगे तो दुनिया तुम्हें कभी नहीं जान पाएगी। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता होगी। जब वो घर वापस आया तो उसकी मां ने उसे दूर से देखा। एक पल के लिए वो उसे पहचान भी नहीं पाई। अर्जुन ने अपनी मां से बस इतना कहा, मां मैं ठीक हूं। और उसकी मां समझ गई कि इससे ज्यादा कुछ पूछना नहीं है। वो ऑपरेशन आज भी गोपनीय है। अर्जुन का असली नाम शायद कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा और जिन लोगों की जान उसने बचाई उन्हें भी शायद कभी ये पता नहीं चलेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी। ये उन हजारों अनजान चेहरों की कहानी थी जिनके नाम हम नहीं जानते, जिनके बलिदान का कभी जश्न नहीं मनाया जाता, लेकिन जिनकी वजह से हम आज सुरक्षित हैं। जय हिंद, जय भारत।